हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नीलेश ठाकुर और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, फ्लूइड कहाँ होता है ना, कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें डीएनए कहाँ होता है, ये सब हम साइटोप्लाज्म में देखेंगे। इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में बताया है, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया, स्क्लेरोप्लास्ट के बारे में बताया है। तो पहले आप वो वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी डाउट जा रहा है तो आप बेझिझक क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो को फिर से बनाऊंगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। और अभी हम देखेंगे साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं। साइटो मीन्स होता है सेल, प्लाज्मा होता है मतलब अंदर का पोर्शन। तो ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म। अब सेल मटेरियल बाउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब जो सेल मटेरियल होता है ना, सेल के अंदर जो सेल मटेरियल होता है उसमें बाउंडेड होता है, उसके अंदर होता है सेल मटेरियल, किसके अंदर होता है, बाय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जैसे ही आई हुई, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेल मटेरियल होता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। सेल के अंदर अभी तक हमने सेल वॉल देखी, कैप्सूल देखा है ना, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देखी, लेकिन अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद जो पोर्शन आता है वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सभी सेल मटेरियल होते हैं। सेल मटेरियल ही तो उनकी एक्टिविटी, अगर सेल के अंदर मटेरियल नहीं रहेगा तो वो एक्टिविटी कैसे करेंगे। तो ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन आता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, सेल मटेरियल होता है। और सेल मटेरियल है, ठीक है, अब कौन कौन से सेल मटेरियल है वो तो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, और इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर में ही हम समझेंगे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल वॉल कौन सी है, कैप्सूल कौन सा है, और साइटोप्लाज्म कौन सा है, और साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल मटेरियल है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे, सेल मटेरियल बाउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज नॉन एज साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसके बाद उसके अंदर जो सेल मटेरियल होता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, या उसे साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इट इज कोलोइडल सस्पेंशन। कोलोइडल सस्पेंशन मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म में वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। अब वेरियस मतलब कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं उसमें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं उसमें, सॉल्यूशन होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। आर फाउंड इन इट, साइटोप्लाज्म में बी डिवाइडेड इन, मतलब कि अब साइटोप्लाज्म जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, कौन सा होता है वो हम इसके बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे, क्रोमेटिनिक एरिया होता है, और एक होता है फ्लूइड पोर्शन। ये 3 बेस होते हैं साइटोप्लाज्म के। और अब हम वो स्ट्रक्चर में समझेंगे, इसे कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला है साइटोप्लाज्मिक एरिया, सेकंड है क्रोमेटिनिक एरिया, थर्ड है फ्लूइड पोर्शन। तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब हम इसके बाद ये तीनों के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके कैरेक्टर, और फिर हमारा ये टॉपिक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना कि जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल मटेरियल होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन होते हैं। और इसे 3 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। साइटोप्लाज्मिक
एरिया, क्रोमेटिनिक एरिया और फ्लूइड पोर्शन। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, ये मैंने आप बनाया है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और इसी में हमें अब समझना है कि बैक्टीरिया क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये देखो, इसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, डीएनए है। तो डीएनए इसमें कैसा है, पूरा बिखरा हुआ है। ठीक है, तो खैर अपन अंदर की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ये जो निकले हुए हैं इन्हें बोलते हैं हम पिल। ठीक है, मैंने पिल के बारे में आपको बताया था। ये कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कौन, पिल। तो ये सब क्या है, पिल है। और फ्लैजिला, फ्लैजिला कौन सा है, ये ऐसे पूंछ के समान जो निकला हुआ है ये क्या है, इसका फ्लैजिला। क्या है, ये क्या है, फ्लैजिला। और ये सब क्या है, पिल। मतलब कि कहना चाहिए मोटाइल। ये मोटाइल तो होते हैं, अगर इसमें पिल नहीं रहते तो क्या ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा पाते, क्या नहीं। तो ये क्या है, मोटाइल है बैक्टीरिया। और ये जो सारे इसमें दिख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, हेयर जैसे जो दिखाई दे रहे हैं वो पिल है। और ये जो पूंछ जैसे, टेल जैसे जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, फ्लैजिला। अब उसके बाद सबसे पहले ये जो बाहरी लेयर जो दिखाई दे रही है ना, ये जो बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल कैसे होते हैं, बहुत ही राइगिड होते हैं, बहुत ही कठोर होती है इनकी ये लेयर। तो ये क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल के बाद में ये जो थिक लेयर जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो थिक लेयर जो दिखाई दे रही है ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद सेल वॉल के बाद में क्या आता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है तो ये अंदर की तरफ जो है ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। और जो सेल वॉल है तो ये सेल वॉल के बाहर जो लेयर है ये कौन सी है, स्क्लेरोप्लास्ट है। ठीक है, अब उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद में ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में देखो क्या क्या है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ये जो है ये सब क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म में ये क्या है, फ्लूइड है। अब साइटोप्लाज्म में यहाँ ये जो है ये क्या है, मीजोसोम है। मीजोसोम है। ठीक है, और बैक्टीरिया इसमें 70H टाइप के क्या पाए जाते हैं, मीजोसोम पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम है। किसमें है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए तो न्यूक्लियस तो होता नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें न्यूक्लिक एसिड ऐसा है, पूरा फैला हुआ है ना, इस टाइप से ऐसा फैला हुआ है। तो ये क्या है, डीएनए है। क्या है, ये डीएनए है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्या है, डिवीजन सेप्टम है। ठीक है, डिवीजन सेप्टम है। और ये डीएनए है, ये मीजोसोम है। और ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, अब सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक एरिया जो हम देख रहे थे, साइटोप्लाज्मिक एरिया कौन सा है, ये पूरा जो है साइटोप्लाज्मिक एरिया है। उसके बाद में क्या है, क्रोमेटिनिक। क्रोमेटिनिक मतलब कि उसमें जो जो पार्ट है ये क्या है, क्रोमेटिनिक है। ठीक है, ये क्रोमेटिनिक हो गया। और फ्लूइड पोर्शन कौन सा है, ये जो है इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये कौन सा पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक आया आपको समझ में, बहुत ही इजी डायग्राम है। ठीक है, ये हो गया हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा, ये जो दिखाई दे रहा है ये पिल है। ये जो पूंछ जैसे निकली हुई है ये फ्लैजिला है। पिल है, पिल है मतलब ये मोटाइल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से जा सकते हैं। फ्लैजिला है। और फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहले कैप्सूल है। कैप्सूल के बाद में सेल वॉल को कौन ढक
ढकने का काम करता है कैप्सूल, और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसको ढकने का काम कौन कर रहा है, सेल वॉल। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद में अंदर वाला जो पोर्शन ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए है जो पूरी तरह क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, इसमें डिवीजन सेप्टम पाया जाता है, यहाँ राइबोसोम है, इसमें क्या है, मेसोसोम भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड इसमें फैला हुआ रहता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। अब हम इनके देखेंगे कैरेक्टर के बारे में कि इनके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन करके पूछिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके कैरेक्टर। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया के कैरेक्टर के बारे में कि इसके कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया वेरी इन साइजेस मेजर अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 10.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्या दिया है कि बैक्टीरिया वेरी इन साइजेस, कि जो बैक्टीरिया का साइज है ना, अब उनका साइज कितना रहना चाहिए। जैसे हमें अगर मान लो बैक्टीरिया का मेजरमेंट करना है, किसमें, माइक्रोस्कोप में हम उनका मेजरमेंट करते हैं। अब हम बैक्टीरिया को नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो अगर हमें उनका मेजरमेंट करना है, किसका, बैक्टीरिया का मेजरमेंट करना है, तो उनका साइज कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 से 10.0 माइक्रोमीटर होता है, किसका, बैक्टीरिया का साइज। अब यदि अगर इसका साइज 10.0 माइक्रोमीटर से अगर ज्यादा है तो हम उन्हें विजिबल नहीं कर सकते, उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हमें इनका मेजरमेंट करने के लिए इनका साइज कितना होना चाहिए, 0.1 से 10.0 माइक्रोमीटर होना चाहिए, किसका, बैक्टीरिया का साइज। ठीक है, उसके बाद में है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि वाइडली सभी जगह, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैलना या वितरित होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सभी जगह फैले हुए होते हैं। इट कैन बी फाउंड, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो ये सॉइल मिट्टी में पाए जाते हैं, एयर हवा में पाए जाते हैं, वाटर पानी में पाए जाते हैं, एंड लिविंग बॉडीज मतलब कि जीवित शरीर में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सभी जगह फैले हुए होते हैं। उसके बाद में है सम बैक्टीरिया कैन कॉज डिसीजेस फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स पैथोजन। अब कुछ बैक्टीरिया मतलब सम बैक्टीरिया या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। किसमें, कहाँ कहाँ डिसीज कॉज करते हैं, तो ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं, एंड प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। तो जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो पैथोजन कहलाते हैं। यदि ह्यूमन में डिसीज कॉज कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, ह्यूमन पैथोजन कहलाएंगे। और यदि एनिमल में डिसीज कॉज कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, एनिमल पैथोजन कहलाएंगे। और यदि प्लांट्स में डिसीज कॉज कर रहे हैं तो इन्हें हम प्लांट पैथोजन में ही रखेंगे। ये है पैथोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, डिसीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। अब सम बैक्टीरिया आर हार्मलेस। अब सम बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हार्मलेस होते हैं। तो वो क्या है, नॉन पैथोजन है, मतलब कि यहाँ पर हार्मलेस है बैक्टीरिया हमारे लिए, वो डिसीज कॉज नहीं कर, जो डिसीज कॉज कर रहे हैं वो पैथोजन है, और जो हमारे लिए हार्मलेस है वो क्या है, नॉन पैथोजन है। वो बैक्टीरिया क्या है, नॉन पैथोजन है। ठीक है, तो ये रहा कैरेक्टर कि भाई बैक्टीरिया का जो साइज होता है, अगर हमें उनका मेजरमेंट करना है तो उनका साइज कितना होना चाहिए, 0.1 से 10.0 माइक्रोमीटर होना चाहिए। सेकेंड कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सभी जगह फैले हुए होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में, एयर, वाटर और लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं। एंड सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, किसमें किसमें, ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, पैथोजेंस के अंतर्गत आते हैं। और सम बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन पैथोजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आपको जो भी डाउट है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।